नशा शराब में कोनो दिक्कत नहीं होती है। तो नाचती बोतल। चला तो बढ़िया, खुशबू बढ़िया काम की है। चलो देखो ध्यान से इधर, कह रहा 3 मीटर व्यास का एक कुआं, आधे घंटे का टाइम दिए तुम लोग लगा नहीं पाए। अभी देखना कितना आसान है, अभी तुरंत आ जाएगा। कह रहा 3 मीटर व्यास, तो पहले जो सवाल में दिया रहता है उसको छांटा जाता है। ये मत समझो कि वीडियो चल रहा है, तुम लोग समझ लो कुछ नहीं चल रहा, सर जी बस पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब जो दिया है पहले उसको छांटा जाता। अब तुम लोग को छांटने नहीं आ रहा कि कौन क्या है, तो देखो ध्यान से, कह रहा साफ साफ लिखा रहता है सवाल में। कह रहा 3 मीटर व्यास का कुआं, तो कुएं का व्यास दे दिया, कुएं का व्यास दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास तो 3 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर। ठीक। अब कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। ये मान लो कुआं है, इसको कितनी मीटर गहराई तक खोदा जाता है, 14। ये कितना दिया है, बस यह तो व्यास है, हाँ 3 मीटर दिया है, तो इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या, मान लो यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी आधी हो जाएगी। 1.5 लिखो चाहे 3/2 लिखो, बात एक ही हुई। ये इतना हो। अब वो कह रहा है कि इससे जो मिट्टी खोदी जाती है वो मिट्टी इसके चारों ओर लगाई जाती है, एक समान रूप से फैलाकर, ये चारों ओर। ठीक। अब ये बताओ, जो यहाँ चारों तरफ जो मिट्टियाँ डाली गई होगी वो कुएं को खोदकर ही निकाली गई है ना, तो जो कुएं का आयतन होगा, और वो है आयतन इस जो बांध बनाया गया है कुएं के चारों तरफ, उसका जो आयतन होगा वो दोनों बराबर होगा। समझ में आ रही है बात, बराबर कैसे होगा, जैसे अभी मान लो किसी ग्लास में से पानी को अगर गिराते हैं ज़मीन पर तो वो पानी फैल जाता है, लेकिन वो पानी जो फैला हुआ है, तो जब वो गिलास में से हमको पता है कि 1 लीटर पानी है गिलास में, और उसी को हमने ज़मीन पर गिरा दिया, ठीक, तो क्या 1 लीटर पानी था, तो ज़मीन पर जब गिरा तो वो फैल गया। तब कोई पूछा कि ये कितना लीटर पानी है, तब कैसे बताओगे, 1 लीटर गिरा है, जो जो इस कुएं ग्लास से गिरा वही पानी आना फैला हुआ है, तो उससे हमसे क्या मतलब है, फैला है तो 1 ही लीटर ना। तो उसी प्रकार इसको जब खोदा गया, इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है उसको इसके चारों तरफ रख कर एक चबूतरा बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर भी तो मिट्टी लगी है, तब तो हाइट बनी है, तो वो मिट्टी का जो आयतन होगा, ये चबूतरे का वलय का जो आयतन होगा वह इस जो मिट्टी मतलब कुएं के आयतन के बराबर होगा। आयतन क्या होता है, किसी जब बर्तन में आंतरिक जगह छेदता है, कौन सा जगह, आंतरिक मतलब उसके अंदर छेदता है जो पदार्थ, वह उसके आयतन के बराबर छेदता है। तो अब ये कुआं है, बेलन के आकार का बना है, मतलब इस बेलन का आयतन जितना होगा, बेलन का आयतन मतलब इस कुएं का आयतन जितना होगा उतना ये जो चारों तरफ से बांध बनाया गया है उतना उसका भी आयतन होगा। ठीक। अब ये कितना ऊंचाई तक जाएगा, जो वलय बना है, जो वलय बना है वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये ऊंचाई पूछा, मतलब हमसे मान लो यही ऊंचाई है, मान लो यही हमसे पूछा है, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो हमसे वलय की ऊंचाई पूछा है, तो पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, तो पहले लिखेंगे कुएं का आयतन, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, बेलन के आयतन। तो भाई कुआं बेलन के आकार का है तो बेलने का आयतन के बराबर होगा ना, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, तो 22/7 गुणे r का मान हमें पता है 3/2 है, तो 3/2, h का मान हमें पता है कितना है, 14 है। दूसरी बात क्या देखी जाती है कि सबकी यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए।
अगर 1 मीटर में है तो जितना मान हम यहाँ भर रहे हैं सब मीटर में होना चाहिए। अगर वो सेंटीमीटर में है, डेसीमीटर में है, तो उसकी 1 यूनिट बना लेंगे। चाहे डेसीमीटर में सबको बना लेंगे, चाहे सेंटीमीटर में सबको बना लेंगे, चाहे मीटर में सबको बना लेंगे। जब 1 यूनिट में रहेगा तब में आंसर आएगा। बस अब देखो इसको काट देते हैं। 7 दूना, अभी 2 से 2 कट गया, खत्म हो गया ना। अब 2 से इस 11 को काट देते हैं, खत्म। और 11 तियाँ 33 तियाँ कितना होता है? 99 मीटर क्यूब आ गया। तुम लोग पता नहीं क्या लगा रहे थे, क्या आ गया 99 मीटर क्यूब? बात कुछ आई समझ में कि नहीं आई? क्या भर रहे थे तुम लोग? ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमसे जो पूछा गया है वो जो वलय बनाया गया है, वलय की ऊंचाई पूछा गया है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कुएं के वलय का आयतन, कुएं के वलय का आयतन ये किसके बराबर होगा? खोखले बेलन के आयतन के बराबर होगा। किसके? बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब देखो खोखला बेलन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फार्मूला होता है पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू h, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब हमें इसका मान पता है और इनका भी मान हमको पता है। अब पहले हमें r2 और r1 का मान निकाल लेना है। वो दिया है लेकिन हमें थोड़ा सा उसको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इधर कैसे निकलेगा r1 का मान और r2 का मान। अब मान लो यही ये कुआं है मान लेते हैं, नहीं बाहर से बनाते हैं। बाहर से मान लो इतना चौड़ा है, ठीक, और इधर से है ये, ऐसे इसके चारों ओर लगा हुआ है। ये है चबूतरा। ये मान लो इसकी हो गई क्या? हाइट हो गई। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। चौड़ाई जो कितना दिया है? 4 मीटर दिया है। और मान लो ये त्रिज्या है ना यहाँ। तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है? 3/2 मीटर। 3/2 मीटर। अब इधर भी 3/2 मीटर इतना होगा, तबे ना दोनों मिलकर 3 होगा। और इधर भी ये 4 चौड़ैया होगा कि नहीं होगा? आंतरिक त्रिज्या तो हमें पता है 3/2 है। आंतरिक त्रिज्या हमें पता है कि r1 का मान हमें पता है कि कितना है? 3/2 मीटर। लेकिन r2 का मान कैसे आएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद उसका आधा किया जाएगा, तब हमें r2 का मान पता चलेगा। तो 4 इधर हो गया, होगा 4 इधर हो गया, 4 इधर 8 हो गया। अब कुएं का व्यास 8 3 दिया है ना, तो 8 3 11, वह 11 का आधा 5.5। तो 5.5 का मतलब क्या हो गया? 5.5 का दूना कितना होगा? भरते नहीं है उसको, बस 11/2 मीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। बस अब यही दोनों मान यहाँ लाकर भरेंगे। ये समझ में आया कैसे निकला? r2 का मान सबसे ज़रूरी है। जब तक r2 का मान निकालने नहीं आएगा तब तक सवाल नहीं आएगा। समझ में आई बात कुछ? एक बार और समझ लेते हैं इसको। ये जब ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितना दिया है? 3/2। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 4 दिया है ना। तो जब 4 दिया तो अब इसको दोनों को जोड़ लो। कितना हो गया? इसको और इसको जोड़ो, आएगा ना। तो 5.5 को 11/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारा मान पता चल गया। 22/7
R2 का मान आ गया 11/2 का स्क्वायर, तो 11 11 में 121, बड़ा वाला कोष्टक लगाना पड़ेगा। माइनस R1 का 3/2 का स्क्वायर, बड़ा वाला कोष्टक इंटू एच। इसी एच की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो 22/7, 11 11 में 121/2 दूना, 3 त्रिक 2 दूना, गुणे, घटाएंगे, हर सेम है तो अंश में से डायरेक्ट क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो 102 नहीं 112, 112/4 बचेगा और गुणे एच। कटेगा किसी से, 2 से कटेगा, कहे नहीं। 4 दूना 8 3 11, 4 दूना 8 3 11 32 हो गया, और 4 8 और ये 7 चौक बस 22 चौक 88 गुणे एच। एच की वैल्यू हमें नहीं पता है, घन मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये जो मिट्टी निकाली गई है, मिट्टी को निकाल कर जो चबूतरा वलय बांध बनाया गया है, उसका आयतन इतना आ गया, ठीक ना। अब वो आयतन उतना आ गया। अब ये बताओ, जो कुएं से खोदकर मिट्टी निकाली गई है, वह मिट्टी का आयतन और कुएं का आयतन दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। अभी बताया गया है कि भले से गिलास से पानी गिर जाए, कोई पूछे गिरा हुआ पानी का आयतन, तो जितना गिलास में था उतना ही तो रहेगा। तो जो कुएं की मिट्टी निकाली गई है, उसका आयतन, उस मिट्टी से बांध बनाया जा रहा है, तो उस बांध का भी तो आयतन उतना ही होगा जितना उस बेलन का आयतन होगा। तो दोनों आयतन को क्या करेंगे, हम बराबर रखेंगे, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर होगा। तो इसलिए दोनों का आयतन, कुएं का आयतन बराबर किसका किसका आयतन लिखेंगे, कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन। किसका आयतन, वलय का आयतन। वलय मतलब समझ रहे हो ना, जिस पे दुल्हावा घूमता है चारों ओर, वह होता है वलय। ठीक है, मुस्किया लो। 99 इसका आया है, अब वलय का आयतन कितना आया है, 88 गुणे एच आया है। तो एच को इधर ही रोक के रखेंगे। तो बताओ, ये 88 है, अब अगर नहीं आएगा तो का होगा, भागे ना होगा। अब तनी 88 का भाग दे दो 99 में, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमको तो भाग आती नहीं है, जल्दी से देकर बताओ, जल्दी दो। 88 का नाम 88, 1 तो आएगा ही आएगा। सो गई थी काजी, रहने दो, भाग दो जल्दी से। 88 का भाग दो 99 में। अब एक थोपा मारेंगे, एक बार नहीं जाएगा, और उसके बाद फिर दशमलव लगा के भाग नहीं आगे जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ, एक के बार आएगा, फिर अब की 2 बार जाएगा। इसके बाद 1.1 के बाद मीटर 1.125 नहीं बोला जाता, 1.125 मीटर। 125 बोलोगे तो गड़बड़ा जाएगा। यही सवाल था, समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्या होगा जी, चलने दो, हम अपना काट पीट के अपना निकाल लेंगे ना। कहाँ फोटो तिरछा दिख रहा है का, अरे तो भाई जमीनिया वैसे है। कितना आ गया, अब सॉल्व करो उसको, अब सॉल्व करो, द्विघात समीकरण बन गया ना।
हाँ, वो अपना लगा रहा है, लगाने दो उसको, वो अपने मन क्या पड़े ना। हाँ चलो देखो क्या लिखे, माना हाँ, माना धारा, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 24 किलोमीटर वह धारा की दिशा में जा रहा है और 24 किलोमीटर आ भी रहा है। और नाव की जो चाल है, स्थिर जल में जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम निकालते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। अब बताओ स्थिर जल में उसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो स्थिर जल से उसको अब धारा वाले, जहाँ धारा बह रहा पानी का, वहाँ उस नाव को रखे। तो अब नाव की चाल क्या बनेगी, नई चाल नाव की क्या होगी, एक तो अपनी चाल और एक धारा की चाल। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगे ना, एक धारा की स्पीड और एक नाव की स्पीड। तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस x हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, अब यही सोचना। हाँ कितना होगा, मतलब कि जो हमारा बोट का चाल है जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, अनुकूल दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा, तो हम अपने चाल से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और धारा हमको पीछे ढकेलने की कोशिश करेगी। तो जाहिर सी बात है चाल मेरी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जब चाल स्लो हुई तो बताओ टाइम किस में कम लगेगा, अधिक चाल रहे तब टाइम लगेगा ज़्यादा, कि जब कम चाल रहे तब ज़्यादा टाइम लगेगा, कम चाल रहेगा तभी ना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम टाइम को अब टाइम निकालेंगे। दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हमें कितना जाना है और कितना आना है, मतलब कुल दूरी है 24 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, तो अब हम समय निकालेंगे, जाने में लगा समय, जाने में लिखो या धारा के प्रतिकूल दिशा में जाने में लगा समय या धारा के विपरीत दिशा में आने में लगा समय। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जाने में लगा समय, जाने में लगा समय लगा। इस समय को हम t1 मान लेते हैं। समय बराबर फार्मूला क्या होता है, धारा की दिशा में लिख लो, धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी है 24। अब धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए 18 प्लस x घंटा। धारा की दिशा में जब जा रहे हैं तो हमारी चाल बढ़ेगी ना, तो इसलिए 18 प्लस x। अब लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत या अनुकूल, और क्या दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय को t2 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा 24 और बटा क्या हो जाएगा 18 माइनस x घंटा, इतना हो गया। अब किसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा में से ही कम वाले को घटाया जाता है। तो टाइम आने में ज़्यादा लगेगा कि जाने में ज़्यादा लगेगा, वापस आने में ना, धारा के विपरीत दिशा में जब हम आएंगे तब हमको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा वाले में से कम को घटाएंगे, मतलब क्या करेंगे t2 माइनस t1 निकालेंगे। t2 माइनस कितना अधिक लग रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है।
तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, दोनों में डिफरेंस कितने घंटे का आ रहा है? 1 घंटे का ना, तो इसलिए T2 माइनस T1 बराबर 1। अब T1 और T2 का मान यहाँ भर देंगे, तो 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x बराबर 1, एलसीएम लेंगे तो हाँ, तो देखो जब भी अचर पद वाला आ जाए तो दोनों कोष्टक में जो लिखा रहता है वो पूरा का पूरा एलसीएम होता है। अब याद रहे, अगर अचर पद आ गया किसी भी के साथ, तो एक के साथ अचर पद आया, एक के साथ नहीं आया, तो वो दोनों होंगे एलसीएम में, क्या दोनों आएंगे? आने दो, आएंगे ना दोनों? अच्छा वैसे ठीक है। देखो अब ये इससे कट जाएगा, बचेगा ये, तो 24/18 प्लस x, अब इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये, अब ये गुणा कराएगा ना यहाँ, क्या बज रहा है? क्या बज रहा है? ई तो जब बोलिए तो जहरा बोलिए, इनसे अपने मतलब ना, हम का करती उससे मतलब बा। दीपक ना है ना, तो है नकावा पर के इनाही शांत मार के अपन काम करें। अब देखो दोनों में 24 है, तो 24 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। अब जब 24 कॉमन हो गया तो देख लो ये बचा और ये बचा, और बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो अब इसको हम डायरेक्ट एक लाइन हम गप्पा मार देते हैं, उसको खोल देते हैं उस कोष्टक को, तो ये 18 हो जाएगा। ये माइनस इस प्लस को क्या, माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा, ठीक ना। और बटा में नीचे देखो हमारा एक कोष्टक में ए धन बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी लगा, ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर, बस क्रॉस का गुणा करा देंगे आगे। अब देखो 18 से 18 कट गया, गलती कहाँ हो रही थी हम लोगों से? ये 18 से 18 कट गया, तो x और x मिलकर कितना होगा? 2x होगा, और हम क्या कर दे रहे थे? x पर स्क्वायर लगा दे रहे थे, गुणा करा दे रहे थे। 24 गुणा 2x और बटा में 324 माइनस x का स्क्वायर बराबर 1, यही है ना। 24 दूना 48 से क्रॉस का गुणा कराएंगे तो 24 दूना 48 x हो जाएगा बराबर 324 माइनस x, अब x का स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे, x का स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 324 बराबर 0। गुणनखंड की हो तो x का स्क्वायर कितना कितना था? 54, तो 54x और माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 54, इसका मान आएगा माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब x प्लस 54 बराबर 0, x बराबर माइनस 54, और x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। तो ये अमान्य होगा, माइनस में आया, और ये मान्य होगा। तो धारा की चाल कितनी आ गई? धारा की चाल कितनी आ गई? धारा की चाल बराबर x आया, x माने थे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा।